साल के आखिरी एक्सपायरी दिन बाजार में कमजोरी, सेंसेक्स करीब 400 पॉइंट नीचे, निफ्टी 18,000 बचाने की कर रहा है कोशिश, मिड कैप शेयर्स में ज्यादा दबाव। फार्मा को छोड़ सभी सेक्टर्स में गिरावट, रियल एस्टेट, ऑटो, एफएमसीजी में सबसे ज्यादा कमजोरी, फाइनेंशियल सेक्टर भी दबाव में। सरकारी बैंकों में लगातार दूसरे दिन कमजोरी, सरकारी बैंक इंडेक्स में 12 में से 11 शेयर्स में गिरावट, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पीएनबी 2 से 3% तक गिरे। और केफिन टेक की सुस्त लिस्टिंग, 366 रुपए की इश्यू प्राइस के पास ही लिस्ट हुआ। चलिए एक नज़र बाजार पे डालते हैं और कमज़ोरी का रुझान लगातार इसमें बना हुआ है बाजार में, और सुबह से ऐसे अनुमान लोगों को आशंका थी कि कमज़ोरी दिखेगी। लगभग 400 पॉइंट के आसपास कमज़ोरी है, निफ्टी 100 पॉइंट नीचे है, लेकिन 18,000 को बचाने की लगातार कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी भी 250 है और वो 42,550 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ब्रॉडर मार्केट में अगर आप देखें तो मिड कैप में ज़्यादा गिरावट है, 300 पॉइंट के आसपास की कमज़ोरी लगभग 1% की है, तो वहाँ से दबाव। सेक्टोरली थोड़ा सा देखते हैं कहाँ वहाँ पे ज़्यादा मुश्किलात आती हुई दिख रही हैं। निफ्टी के ज़्यादातर शेयर, मतलब 50 में से 45 लाल निशान के साथ कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी 500 में भी 500 में से 400 से ज़्यादा शेयर्स में कमज़ोरी है, तो ये एक दिक्कत है। सेक्टोरली निफ्टी ऑटो इंडेक्स पूरी तरीके से लाल है, उसमें ज़्यादातर कमज़ोरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। एनर्जी इंडेक्स में भी वीकनेस है, और आईटी इंडेक्स पूरी तरीके से लाल है, 10 आउट ऑफ 10 इन रेड। ये एक दिक्कत की बात हो सकती है। निफ्टी के जो रियल एस्टेट इंडेक्स है उसमें कुछ शेयरों में तो हल्की सी हरियाली है, लेकिन ज़्यादातर में रेड है। एमएनसी, मेटल, मीडिया, ये तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स हैं जहाँ पे वीकनेस देखने को मिल रही है। गेनर के तौर पर अगर आप देखेंगे तो जो टॉप गेनर्स उसमें से 2 फार्मा के हैं, डॉक्टर रेड्डीज़ और सन फार्मा, और इसके अलावा ओएनजीसी में भी थोड़ी सी, मतलब बहुत ही हल्की सी कमज़ोरी कह सकते हैं आप, ग्रीनरी है, किसी तरीके से अपने को संभालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर, ग्रासिम, अल्ट्राटेक, एचडीएफसी, ये सब वो स्टॉक्स हैं जहाँ पे 1% से 1.5% तक की कमज़ोरी देखने को मिल रही है। तो बाजार की ब्रॉडर पिक्चर ये है कि वीकनेस है, ऊपरी स्तरों पर दबाव है, जैसे ऊपर जाने की कोशिश करता है तो प्रेशर बन जाता है। ऐसे में एक व्यू लेते हैं मार्केट पे क्या हो सकता है आगे। सर्वेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। तो सर्वेंद्र, स्वागत है आपका। और प्रेशर बना हुआ है मार्केट पे ऊपरी लेवल्स पे, क्या लगता है निफ्टी का क्या रुख होगा? जी बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। देखिए रुख तो वही है जो हम लास्ट 2-3 शोज में डिस्कस कर रहे हैं कि भाई उछालों में अब बेचने की राय है। लास्ट टाइम जो मंडे को हम मिले तो हमने यही कहा था कि भाई 18,200 18,300 की तरफ जो बाउंस आता है उसमें कहीं बेचने की कोशिशें करनी चाहिए। और थॉट मोटा मोटी वही है मीडियम टर्म की, थोड़ा जो 18,600 का ब्रेकआउट था वो कहीं फेल हो गया, वो डिसाइसिव नहीं हो पाया। इसकी वजह से आपको दिख रहा है कि कहीं लॉन्ग्स भी ट्रैप रह गए बाजार में, और ये वीकनेस उसके कारण से भी आपको आती हुई दिख रही है। प्लस ग्लोबल क्यूज भी अब जो है वो नेगेटिव आते जा रहे हैं, और रुपया भी आप देखिए 82, 83 ये लेवल्स के आसपास ही है, छोड़ नहीं रहा है इन लेवल्स को। तो आई थिंक कंसर्न्स अभी भी हैं, और मेरा मानना ये है कि 17,400 17,500 की तरफ निफ्टी फिसल सकता है। 17,400 तक निफ्टी फिसल सकता है, तो अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो शॉर्ट बना ले। जी बिल्कुल, मंडे को 18,250 18 उसके आसपास उछालों में शॉर्ट बनाने की ही राय दी थी। नहीं, आज। और देखिए अब यहाँ से आप बनाएंगे तो थोड़ा स्टॉप लॉस दूर आएगा। देखिए मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मुझे अभी नहीं मिल पा रहा है। लग यही रहा है कि 18,500 के ऊपर ही स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा फिलहाल। बट यस, जिसको करना है वो यहाँ पे भी कर सकता है। 1-2 दिन में और बेटर स्टॉप लॉसेस निकल जाएंगे। बट अगर कोई कर रहा है तो 18,400 18,500 के आसपास ही स्टॉप लॉसेस हैं। तो यहाँ से अगर कोई कर रहा है तो मेरे ख्याल से 18,400 16.60 पे स्पॉट पे स्टॉप लॉस लगा के रखे, और उन टारगेट्स का वेट करें। जिनका पहले से शॉर्ट है उनका स्टॉप लॉस 18,500 के ऊपर ही रहेगा। तो डेफिनेटली आई थिंक बाजार में वीकनेस है, और यहाँ से शॉर्ट्स में ही बने रहने में समझदारी है। फार्मा में लॉन्ग कर सकते हैं क्या? देखिए निफ्टी फार्मा नो डाउट, आई थिंक निफ्टी फार्मा और निफ्टी आईटी दोनों मुझे ऐसे लगते हैं कि भाई दोनों इंडाइसेस में जो करेक्शंस थे वो कहीं काफी द मेजॉरिटी ऑफ द डैमेज इज इन। तो आपका 70-80-90% जो डैमेज है वो तो ऑलरेडी प्राइस में आ चुका है। तो फार्मा इंडेक्स को अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि 12,000 12,200 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स हैं। अभी 12,600 के आसपास चल रहा है। तो डेफिनेटली धीमे धीमे फार्मर्स में पोजीशन बनेंगी और बनानी चाहिए।
बट जब तक हम निफ्टी में एक शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म बॉटम कॉल नहीं कर लें, तब तक नया निवेश करने की राय नहीं। ओके, तो नया निवेश अभी ना करें, बॉटम फॉर्म होने दें। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आगरा से हमारे साथ ओम जुड़ रहे हैं। ओम, बताइए क्या सवाल है आपका? सर जी बताइए बताइए बताइए। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास NFL की 500 शेयर हैं 73 की रेट पे, और इजी ट्रिप की 1000 शेयर हैं 55 की रेट पे। दूसरा कौन सा बोला आपने? माई इजी ट्रिप। अच्छा, इज माई ट्रिपल है। सर्वेंद्र, नेशनल फर्टिलाइजर पहले तो बताइए, NFL क्या करना चाहिए? जी, देखिए मेरा थॉट यहाँ पे ये है कि अभी तो स्टॉक बढ़िया चल रहा है और मोमेंटम में है और बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद निकला है, तो नो डाउट थोड़ा सा ओवरबॉट है, बट इसके जो ओवरऑल स्ट्रक्चर्स लग रहे हैं वो थोड़ा इनकरेजिंग लग रहे हैं। रेंजेस इसने बड़ी बना ली है, नो डाउट कि आप देखेंगे तो 60 रुपए से लेके 75 रुपए तक की रेंज बनी हुई है। 76 रुपए पे अभी चल रहा है, वही 60 से लेके 78 77 की रेंज बनी हुई है। और आई थिंक इसके ऊपर जब आपको ब्रेकआउट्स दिखेंगे तो बहुत बढ़िया एक डिसेंट मूव आपको यहाँ आता हुआ दिखेगा। और क्लियर कट जब ये 82 के ऊपर बंद कर लेगा तो आई थिंक यहाँ पे आपको और उछाल मतलब और अपसाइड्स देखने मिलेंगे और 95 टू 100 के लेवल्स भी यहाँ पे आएंगे। बट ये मान के चलिए हाई बीटा स्टॉक है, हाईली वॉलेटाइल, तो थोड़ा संभाल के करें और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें NFL में भी फिलहाल। और स्टॉप लॉस लगा के रखना पड़ेगा 60 रुपए के नीचे, क्योंकि वही रेंज है, 60 रुपए से तकरीबन 80 रुपए की इसकी रेंज है। और इज माई ट्रिप? जी, देखिए यहाँ पे मेरा थॉट ये है कि डेटा तो बहुत कम है, तो मैं एकदम शॉर्ट टू मीडियम टर्म भी नहीं कर पाऊंगा इसमें थॉट, बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 42-44 रुपए के आसपास अच्छे सपोर्ट्स यहाँ दिख रहे हैं। और मुझे लगता है कि ऊपर में आपको वापस एक बार 70 से 75 तक के लेवल्स नेक्स्ट 1 से 3 महीने में देखने मिलेंगे, तो आई थिंक ट्रेड में यहाँ पे भी बने रहना चाहिए। ओके, यहाँ पे ही बने रहिए। अगला सवाल है दिनेश का, जो भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार जी, नमस्कार जी। मेरा सवाल दो काउंटर पर है। HDFC AMC जो 115 क्वांटिटी है एट द रेट ऑफ 2829, और दूसरा सवाल है IEX पर 203 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 257। ओके, मैं इसको कम से कम आगामी 1 वर्ष तक कम से कम होल्ड कर सकता हूँ, और ये विगत 14 माह से मैं होल्ड कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका आउटलुक क्या है और भविष्य में मतलब कुछ प्रॉफिट वगैरह हमें देगा या नहीं। सरवन बताइए, पहला स्टॉक तो है HDFC AMC, 2800 रुपए में खरीदा है, 700 रुपए नीचे है वहां से। देखिए अच्छा शेयर है, बट थोड़ा महंगा खरीद लिया इन्होंने, बस उतना ही इनके साथ उतना ही आप बोलेंगे कि इसमें थोड़ा सा नेगेटिव है, बाकी तो आई थिंक अच्छा शेयर है। अब मैंने वही बोला, जैसे अभी बाजार का थोड़ा सा अगर एक रुझान पॉजिटिव बन जाए जहाँ पे कि भाई चलिए एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म बॉटम है, तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर इनका दायरा लंबा है 12-18 महीने प्लस वाला दायरा लेके चलते हैं, तो आई थिंक अराउंड 1750-1800 अगर किसी कारण से, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उधर आएगा, बट किसी कारण से उस एरिया में आता है तो इनको थोड़ा एवरेज करना चाहिए और HDFC AMC में फिलहाल होल्ड रहें, और नीचे अगर आए तो लेने की राय है। अगर आप जो आप नई क्वांटिटी लेंगे उसमें आप 1680 का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखेंगे, पुरानी क्वांटिटी में आप बने रह सकते हैं। और जहां तक रही IEX की बात, यहाँ पे मेरा थॉट ये है कि देखिए अगेन हाई बीटा हाईली वॉलेटाइल स्टॉक, तो सबके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ये स्टॉक मेरे हिसाब से सबके रिस्क प्रोफाइल में ये नहीं आ सकता है स्टॉक, बिकॉज ये हाई बीटा हाई रिस्क है। अगर इनका प्रोफाइल वैसा है जैसा इन्होंने ऑलरेडी इसको लिया हुआ है, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे। फिलहाल ट्रेंड में कोई रिवर्सल नहीं आया है, बट ऑलरेडी मुझे भी लगता है कि मल्टी क्वार्टर मल्टी मंथ करेक्शन यहाँ पे अपने आखिरी चरणों में है, कंप्लीट नहीं हुआ है, बट यहाँ पे भी नई कोई राय नहीं रहेगी। जो पुरानी क्वांटिटी है उसमें होल्ड रह सकते हैं और थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। भाई टाइम देना पड़ेगा, और दोनों ही स्टॉक में आपको तगड़ा नुकसान है, तो वेट करिए, फिर इसमें देखने को आपको मिलेगा, लेकिन वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि जो लेवल आपने बाइंग कर लिया है वो काफ़ी ऊपर का है और उसको पूरा रिकवर करेगा फिर प्रॉफिट की तरफ जाएगा, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। अगला सवाल है विजय का, रांची से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय, क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मेरे पास ना IOC के शेयर हैं। इसको डिविडेंड के लिए मैंने लिया, लॉन्ग टर्म के लिए।
तो अभी जो रेट है, प्राइस है, उसके हिसाब से सही है कि और करेक्शन इसमें आएगा? मतलब वो क्लियर कर दीजिए, और करेक्शन आएगा तो मुझे और बाय करना चाहिए? सरवेन, आईओसी में क्या करना चाहिए? और खरीद लें क्या? उद्देश्य इनका डिविडेंड हासिल करना है। नहीं, बिल्कुल, जब अपने थॉट प्रोसेस में क्लियर हैं तो इनका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है कि डिविडेंड के लिए लिया है, तो फिर जो बहुत ज़्यादा डे टू डे फ्लक्चुएशंस की इनको चिंता नहीं करनी चाहिए। और जब आप डिविडेंड के लिए स्टॉक लेते हैं तो अजम्पशन ये है कि भाई जो डिविडेंड्स हिस्टोरिकली चल रहे हैं वो यहाँ पे रहेंगे। तो उसी अजम्पशन से अगर आप मान के चलें तो आई थिंक डिसेंट एक डिविडेंड यील्ड पे स्टॉक बैठा है 10% के ऊपर की, कहीं यहाँ पे डिविडेंड यील्ड होगी डेफिनेटली, और आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए। और डे टू डे मार्क टू मार्केट का फिर इनको उतना चिंता नहीं करना चाहिए। जो मुझे लास्ट दिख रहा है तकरीबन 11-11.5% की यील्ड है, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें और 2-3 साल डिविडेंड खाएंगे तो आई थिंक 20-21 रुपए तो यहीं पे रिकवर हो जाएंगे। तो सरवेन भाई, जब प्रॉफिट होगा कंपनी को, कंपनी जब मुनाफा नहीं कमाएगी तो डिविडेंड कहाँ से देगी? नहीं, मैंने वही बोला, अजम्पशन यही है कि ये डिविडेंड्स चलेंगे सर, अजम्पशन वही है, ये डिविडेंड्स चलेंगे। और दूसरा ये है कि 60-62 रुपए के नीचे ये स्टॉक गया नहीं है 2020 के, जो 20 में गया था कोविड में, उसको अगर एक एवरेजन मान लें तो उसके बाद 60-62 के नीचे नहीं गया है। तो अपनी लॉन्ग टर्म रिस्क रिवॉर्ड में लीस्ट रिस्क एरिया में है ये, क्योंकि ऊपर में ये 130 तो जाता है, बेसिकली इसको होल्ड करके रखें और आगे इसमें बॉटम बहुत नीचे नहीं है तो ये आप होल्ड कर सकते हैं, इसमें डिविडेंड भी आपको मिलेगा। इस बीच एक खबर आ रही है, जरा उस पर मैं लक्ष्मण से बात करना चाह रहा हूँ। कोविड से संबंधित जो बहुत सारे आइटम्स होते हैं, पीपी किट है, सर्जिकल मास्क है, जो बहुत सारी ज़रूरी दवाइयाँ हैं, उसकी मॉनिटरिंग करेगी सरकार। लक्ष्मण, क्या मतलब क्या है इसका मॉनिटरिंग का? देखिए, इस मॉनिटरिंग का मतलब यह है कि अगर कोविड के मामले बढ़े और साथ में इन सारे सामान जिनकी जिक्र आपने किया, पीपी किट, पैरासीटामोल, सर्जिकल मास्क या मास्क बनाने वाले जो कपड़े होते हैं 3 प्लाई, इन सब का एक्सपोर्ट भी बढ़ने लगा और सरकार को लगता है कि घरेलू बाजार में इसकी किल्लत हो सकती है, तो इसके एक्सपोर्ट पर शिकंजा कर सकती है। या तो पूरी तरह से पाबंदी लगा देगी या फिर कुछ वहां पे क्वांटिटी के रिस्ट्रिक्शन लगा देगी। आपको याद होगा 2020 में सरकार ने ऐसा किया था। और अभी मॉनिटरिंग के पीछे वजह यह है कि सरकार को अनुमान है कि जनवरी का महीना काफी क्रूशियल रहने वाला है और यहाँ पे कोविड के मामले बढ़ सकते हैं, और जैसे कोविड के मामले बढ़ेंगे तो यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी। और दूसरा ये कि चाइना समेत कई देशों में चूंकि कोविड के मामले काफी बढ़ रहे हैं तो वहाँ भारत के इन सारे आइटम की डिमांड काफी बढ़ रही है। तो इस वजह से एहतियातन सरकार ने मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। रोजाना के बेसिस पे डेली शाम में देखा जाता है कि इस आइटम का एक्सपोर्ट कितना बढ़ा है। और इस मुद्दे पर कल एक महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई गई थी इन सारे प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर के साथ, संबंधित मंत्रालयों के साथ। हालांकि इसमें एक अच्छी बात यह है कि 2020 और अभी की तुलना में जो उत्पादन क्षमता है, कैपेसिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है। वो पैनिक स्थिति अभी नहीं आई है, लेकिन सरकार एहतियात के तौर पर मॉनिटरिंग शुरू कर दी है ताकि जरूरत पड़ा तो हम इसके एक्सपोर्ट पर शिकंजा कर सकें या रोक लगा सकें। लक्ष्मण, चीनी यात्री जो है, जो अभी कल एक खबर भी आई थी कि इटली की एक फ्लाइट में बहुत सारे लोग मिले पॉजिटिव, तो क्या ऐसा कोई इरादा तो नहीं है, सोच विचार चल रहा हो कि जो चाइना से लोग आ रहे हैं उनके आने पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं? नहीं, अभी रिस्ट्रिक्शंस तो अभी इस तरह से चल रहा है कि उनकी जांच की जा रही है। जो आ रहे हैं उनकी जांच करके उनको आइसोलेट किया जा रहा है अगर किसी भी तरह का कोई संकेत पाए जा रहे हैं। लेकिन पूरी तरह से आने पर रोक लगा दी जाए, इस पर फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है। लेकिन आज स्वास्थ्य मंत्री खुद एयरपोर्ट जा रहे हैं वहाँ के व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए कि किस तरह की व्यवस्था की जा रही है। जो लोग यात्री आते हैं उनकी कितनी सैंपलिंग की जा रही है, उनकी सैंपलिंग की रिपोर्ट जल्द आ जाए, कैसे सुनिश्चित किया जाए। और रोजाना के आधार पर स्वास्थ्य मंत्रालय बैठकों का दौर चल रहा है ताकि किस तरह से बाहर से आने वाले लोगों की जाँच की जाए और जाँच करने के बाद अगर उनका कोई सैंपल पाया जाता है पॉजिटिव। लक्ष्मण, चीन से जो लोग आ रहे हैं उनको 100% उनकी टेस्टिंग होगी, राइट? हाँ, जो चीन से लोग आ रहे हैं, जो चीन के होते हुए आ रहे हैं, चीन से डायरेक्ट फ्लाइट कोई इंडिया में अभी नहीं है। हाँ, चीन से होते हुए जो आ रहे हैं लोग, उनके 100% सैंपलिंग की जाएगी और उनकी जांच की जाएगी। चीन से आने वाले किसी भी रास्ते से आए, वो इनडायरेक्ट है डायरेक्ट है, उनकी सैंपलिंग 100% हो रही है। एक क्लैरिटी और बताइए, जैसे अमेरिका ने क्या किया है कि जो लोग चीन से अमेरिका जा रहे हैं उनकी ऑन बोर्डिंग पे ही उन्होंने कहा कि RT-PCR नेगेटिव लेके और तभी फ्लाइट में बैठने देंगे, और जब वहाँ उतरोगे तो फिर टेस्ट करेंगे। क्या भारत अभी सिर्फ आने पर टेस्ट करें, वहाँ से ऑन बोर्डिंग में टेस्ट नहीं कर रही है? नहीं, वहां से ऑन बोर्डिंग में टेस्ट नहीं कर रही है। जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं उनको यहाँ पे एयरपोर्ट में अंदर आने से पहले ही फ्लाइट से जैसे उतरते हैं
तो उनकी चेकिंग वहां पे हो रही है और वो चेकिंग करके फिर उसके बाद ही उनको जाने दिया जा रहा है, उनका पूरा पता लिया जा रहा है। और ऑनबोर्डिंग पे वहां से सर्टिफिकेट लाने की बात अभी तक वो कंपलसरी नहीं की गई, लेकिन आप जो कह रहे हैं उसकी संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि जो पहले व्यवस्था थी उस व्यवस्था के तहत ऑनबोर्डिंग के टाइम में भी आप नेगेटिव रिपोर्ट लेके चलें तभी आपको आने दिया जाएगा। ये भी व्यवस्था मुझे लगता है बहुत जल्द सरकार लागू कर देगी। एक सवाल और, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति चीन से दुबई गया और 24 घंटे के अंतराल पे वहां से दिल्ली आया, तो उसको क्या माना जाएगा कि दुबई से आ रहा है कि चीन से आ रहा है? नहीं, उसको माना जाएगा कि वो चीन से आ रहा है, दुबई के रास्ते आ रहा है। मतलब 24 घंटे गैप करेगा तब भी? तभी वो चीन के रास्ते, चीन से चला है, क्योंकि उसका ओरिजिन जो है वो चीन से है उसकी यात्रा का, इस वजह से उसको चीन का मान के उसके हिसाब से उन पर एहतियात लिया जाएगा, वो सावधानी की जाएगी। और डोमेस्टिक ट्रेवल में भी कुछ नहीं है अभी? आप बिना RT-PCR, बिना टेस्ट के, बिना क्वारंटाइन, बिना उतरे सब कुछ नॉर्मल चल रहा है इनबाउंड ट्रेवल में? अभी इनबाउंड ट्रेवल में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन मास्क पहनना एहतियात किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये जो अगला हफ्ता है वो काफी क्रूशियल होगा। उसके बाद डोमेस्टिक ट्रेवल पर भी अगर मामला कुछ थोड़ा भी संजीदा दिखा तो डोमेस्टिक ट्रेवल पर भी एहतियात के तौर पर जो सावधानी होती है, कोविड प्रिकॉशन, वो लगाया जा सकता है। ओके, तो ये महत्वपूर्ण खबर है मार्केट के लिए भी और देश के लिए भी, समाज के लिए भी, आपके लिए भी, क्योंकि ये समस्या थोड़ी बढ़ सकती। तो नेक्स्ट 40 डेज आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें ध्यान दो। इसलिए सरकार मॉनिटर कर रही है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती कि बहुत ज़्यादा पैरासीटामॉल एक्सपोर्ट ही करने लगे आप, चाइना में ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, तो उसको सरकार रोक सकती है। इसलिए वो फार्मा कंपनियाँ जो पैरासीटामॉल बनाती, बेचती, एक्सपोर्ट करती हैं, उनको इस बात का असर पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। वापस आते हैं सर्वेंद्र जी के पास और अगला सवाल भी लेते हैं। हमारे साथ आशुतोष है। आशुतोष बताइए क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग सर। बताइए। हेलो। हाँ सर, आपके आसपास बहुत है। आवाज आ रही है आशुतोष जी, आप कहाँ सड़क पे हैं क्या कहीं पे? हाँ नहीं, मतलब बैंक के बाहर हूँ, बाहर अच्छा, के। बताइए। हेलो। हाँ हाँ सर, डाबर इंडिया के 2005 की होल्डिंग है, 500 शेयर की, 40 रुपए की। तो अभी तक तो मैंने होल्ड किया हुआ है, तो अभी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉफिट है हिंदुस्तान लीवर या ब्रिटानिया में ट्रांसफर करूं या क्यों फिर ऐसा लग रहा है आपको? क्यों ट्रांसफर करना चाह रहे हैं? नहीं मतलब ऐसा नहीं, अच्छा है डाबर, लेकिन थोड़ा मूवमेंट में स्लो है ना, तो ये हिंदुस्तान लीवर, HUL या ब्रिटानिया के मूवमेंट है। 40 रुपए से जब 600 रुपए गया तब आपको मूवमेंट स्लो नहीं लगा? अब वो बेचारा वहां पे कंसोलिडेट कर रहा था, आपको मूवमेंट स्लो लग रहा है? सर डाबर में तो रखना ही है, लेकिन थोड़ा मतलब आधा प्रॉफिट है वो तो ब्रिटानिया है। ये बताओ HUL ब्रिटानिया कौन से बहुत तेज चल रहे हैं? वो भी तो वहीं पे खड़े हैं। ब्रिटानिया ने शायद मूवमेंट पकड़ी ना अभी लास्ट। ओके, लो भाई आपकी समस्या हल करा था। तो सर्वेंद्र, डाबर आधा बेच के ब्रिटानिया ले लें क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक ही सेक्टर में क्यों सारा एलोकेशन, सारे अंडे आप एक जगह क्यों रखना चाहते हैं? यू शुड नेवर कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। देखिए, अच्छा, पहली बात तो मुबारकबाद, बढ़िया ट्रेड, अच्छी कमाई इन्होंने की है यहाँ पे, तो डेफिनेटली मुनाफा बांधना इनका बनता है। और मैं इनको एक डेटा पॉइंट दे दूं, अगर यहीं पे बंद हुआ, अभी 1 दिन और बाकी है, 2 दिन और बाकी है, अगर यहीं पे बंद हुआ, आज का दिन और कल का दिन बाकी है, तो डाबर में तकरीबन 1 2 3 या तकरीबन 10-11 साल बाद डाबर में एक नेगेटिव क्लोज आएगा। तो और उसके बाद ये थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक हो जाएगा। मेरे हिसाब से 6 से 12 महीने एटलीस्ट अंडर परफॉर्म करेगा, विच मीन्स 560 570 से ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा और कहीं उससे नीचे ही ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करेगा। तो आधा मुनाफा डेफिनेटली बांध लें, आधा बुक कर लें, आधा तो इनका जीवन भर के लिए फ्री हो गया है, उसको बिल्कुल आराम से होल्ड करें, और आधा जो पैसा है उसको थोड़ा संभाल के रखें, नीचे इनको लेने के मौके मिलेंगे। और दूसरा सेक्टर इनको कोई लेना चाहिए, तो यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस पनिश होगी, अंडर परफॉर्मेंस कहीं रिवॉर्ड होगी। तो अंडर परफॉर्मेंस के 2 सेक्टर हमने अभी डिस्कस किए, मतलब जो हम कर रहे हैं कुछ हफ्तों से, IT और फार्मा। जाके आप मौके वहीं पे ढूंढेंगे और वहां पे जो अच्छे मौके हैं उनमें से आप किसी में एक निवेश कर सकते हैं। तो आई थिंक डेफिनेटली FMCG में मत रहिएगा, आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है, पनिशमेंट यहाँ आएगा। ट्राई एंड बाय समथिंग एल्स गुड, जैसे कि फार्मा और IT। ओके, तो ये राय आपको मिल रही है आशुतोष। और अगला सवाल एक और लेते हैं। विनोद कुमार भाटिया दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भाटिया जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है सर? सर मैंने 30 शेयर लिए हुए हैं टाइटन कंपनी के, 2634 रुपए के, और मैं इसको लंबी अवधि तक रख सकता हूँ, तो इसके ऊपर आप कमेंट्स बताइए। 2634 पे लिए हैं सर्वेंद्र, टाइटन 2634 पे लिए हैं, और ज्वेलरी की बड़ी कंपनी है। मैं अभी मेरे सामने एक रिपोर्ट खुली हुई है जो
आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने बनाई थी कि मैरिज सीजन में कौन कौन कहाँ कितना खर्च करता है। तो सबसे ज़्यादा शेयर ज्वेलरी का है, टिकट साइज बड़ा होता है इसका, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए। और उसके मेजर बेनिफिशरी कौन है ब्रांडेड में? टाइटन, कल्याण और थंगामाइल, ज़्यादातर फ़ायदा इनको। तो बाकी बहुत सारे हैं, कौन सा वो नीलगिरी टाइप के बहुत से, मालम्बार है, ये सब लोकल बहुत सारे हैं। क्या करें, होल्ड करें लंबे समय के लिए? टाइटन कंपनी तो बहुत शानदार है। नहीं देखिए, दायरा अगर रीजनेबली इनका 3-4 साल वाला दायरा है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगला साल मुझे इनका भी थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस वाला लग रहा है। खाली अगले साल के लिए बोल रहा हूँ, अगला 6 से 12 महीने मुझे अंडर परफॉर्मेंस लग रही है। इसके जो क्वार्टरली क्लोजेस बन रहे हैं, कल जो बनेंगे, वो पैटर्न्स क्वार्टरली चार्ट्स पे टाइटन के कोई बहुत अच्छे नहीं बन रहे हैं। और लास्ट 3 साल से अगर आप देखें, 4 साल से, तो वैसे भी अगर आप देखें तो 2021 के बाद से अगर आप इसको देखेंगे तो 4-5 क्वार्टर से अगर आप देखें तो 2700 के ऊपर बंद नहीं कर पा रहा है। और इसका एक ही कारण होता है, जब आप 5-7 क्वार्टर के लिए कहीं अटक जाओ तो एक ही कारण ये होता है कि वहां पे डिलीवरी बेस्ड सेलिंग है। स्टॉक को रोकने का एक ही तरीका है प्राइस को, डिलीवरी बेस्ड सेलिंग। डिलीवरी बेस्ड सेलिंग है यहाँ पे 2700 के आसपास, वो मुझे दिख रही है। तो थोड़ा एक करेक्शन यहाँ आ सकता है। तो अगर बेच के दोबारा नीचे में ले सकते हैं तो मेरी राय तो वही रहेगी कि बेच दें 2750 के स्टॉप लॉस से। उसके ऊपर जब टिकेगा तो ही ब्रेकआउट होगा, नहीं तो नीचे में 2150-2200 की तरफ फिसलेगा, तब चाहिए तो दोबारा एंट्री करें। मैं लास्ट यही बोल रहा था कि बेच के लेना भी आना चाहिए, खाली लेके खड़े रहना नहीं आना चाहिए, बेच के भी लेना आना चाहिए। बेचिए और नीचे में लीजिए उसको वापस। समेत, आपको पता है कि ये शादी के दौरान जो मेहंदी लगवाई जाती है, इसका कितना बड़ा कारोबार है भारत में? सर बहुत बड़ा रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा। नंबर्स मेरे पास नहीं है, लेकिन डेफिनेटली बहुत बड़ा कारोबार मैं बता रहा हूँ आपको, 5000 करोड़ का। जी जी जी, मेहंदी लगवाई का। और जो शादी के कार्ड छपते हैं, आपने कभी देखा है? अमीनाबाद में प्रकाश कुल्फी के सामने वाली जो गली है पूरी, उसमें 250-400 दुकानें कम से कम खाली कार्ड ही छपते हैं वहाँ शादी। उसका कारोबार कितना है? 10,000 करोड़ का। नहीं बिल्कुल, अमीनाबाद गए हैं सर, कार्ड छपवाए भी हैं, अपने भी और रिश्तेदारों के भी। और अमीनाबाद की गलियों में बहुत खाक छानी है। तो ये मैंने इस पढ़ के, मुझे कल एक्चुअली रिपोर्ट में पढ़ा 5,000 करोड़ तो खाली मेहंदी का कारोबार है। और आज के इस मतलब आईटी के युग में कोई कार्ड भी छपवा रहा है शादी के, ये भी और इंटरेस्टिंग बात है। वो 10,000 करोड़ का बिजनेस है ये। और फोटोग्राफी कम है, 1500 करोड़ मात्र जी। तो इस तरीके के फोन निकाल के फोटो खींच लेते हैं अब तो फोटोग्राफर तो। हाँ, तो इसीलिए तो उसका गिर गया, पॉइंट उसका गिर गया। अच्छा, एक सवाल होते क्विकली, यहाँ पे हमारे ट्विटर पे एक सवाल डाला है इन्होंने, फुलेंदर, पता नहीं क्या आजकल बड़ा अजीब टाइप का हैंडल बनाते हैं लोग। इनका IRFC पे सवाल है, करंट लेवल पे खरीद लें क्या? देखिए, मेरे हिसाब से तो अभी रेलवे के सारे स्टॉक्स में फ्लेवर था, बट बहुत सारे सब चले हुए हैं, तो मैं किसी एक आध नाम पे नहीं फोकस करूंगा। बट मैं कह रहा हूँ ऑन द स्पेस, ऑन द सेक्टर एक छोटा करेक्शन आए तब मेरे ख्याल से लेना चाहिए। अभी तो बहुत ज्यादा ओवरबॉट है। ओके फुलिंदर भाई, थोड़ा करेक्शन का वेट करिए फिर आप लीजिएगा। अरे एक सौरभ शुक्ला का सवाल लेते जल्दी, क्विक जवाब दीजिएगा। सन फार्मा 1020 पर उन्होंने 2,500 शेयर खरीदे 1 महीने के लिए। नहीं, आई थिंक महंगा स्टॉक है इस समय, महंगा इन द सेंस ओवरबॉट स्टॉक है, काफी ओवरबॉट स्टॉक है मेरे हिसाब से। तो फार्मा में इससे बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड्स हैं, इसको बेच के कुछ और लेवें। ये काफी चला हुआ है, इसको बेच के नीचे में कोई और स्टॉक ले, नीचे में कोई और स्टॉक लीजिए। ये और ये बहुत एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा, 1 महीने के अंदर चाहिए इनको प्रॉफिट। नहीं 1 महीने के लिए तो सर बड़ा मुश्किल, 1 महीने का कॉल लेना तो बहुत सबसे मुश्किल काम है। 15 दिन 1 महीने का कॉल लेना। ओके, तो ये स्थिति है, थोड़ा सा इस पे प्रॉफिट आपको नहीं हो सकता भाई शुक्ला जी। सरवन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे सवाल हमने कवर किए, बहुत सारे छूट भी गए होंगे, फिर हम कोशिश करेंगे कल और सवाल लेने की। छोटा सा एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।